फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 12th स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर को, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, पूरे चैप्टर के मैं आपको सभी टॉपिक, सभी फॉर्मूले और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी को मैं आप इस वीडियो में कवर कराऊंगा। यानी कि इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको नोट्स करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। धारिता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, कोई धन परीक्षण आवेश अनंत पर है, उसको वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, हमें जितना कार्य करना पड़ेगा, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, दूसरे पेन से मैं बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, इतना एरिया, ठीक है। क्या है ये आपका, इसका हम नाम भी लिख देते हैं, ये है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए, मैं आपको चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि आपको वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एक यहां पर आवेश रखा है, यहां पर मान लीजिए एक आवेश रखा है, वो आवेश है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। और ये जो जगह है ये है अनंत, क्या है ये, अनंत, ठीक है। ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। अब अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसे हम कहेंगे धन परीक्षण आवेश, ठीक है, जो कि अनंत पर रखा है। अब इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, ठीक है, लाने में, देखिए ये जो आपका धन परीक्षण आवेश है, मान लीजिए इसको हम लेकर आते हैं कहां, इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम इसको लेकर आते हैं। तो ये आपका कहां आ चुका है, यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको यहां से यहां लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत विभव। तो वही आपका डेफिनेशन है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और विभव का फार्मूला जो होगा वो इस कार्य, देखिए इस आपके कार्य और इस आवेश के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम जान लेते हैं कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेंगे यहां पर वैद्युत विभव को, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, किससे, V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बल को F से, वैसे वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मान लीजिए यहां पर लिखिए, यदि धन परीक्षण आवेश, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, जो चित्र में मैंने बताया वही हम लिखेंगे, ठीक है, को अनंत से, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़े, ठीक है, W कार्य करना पड़े, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए जानते हैं।
तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम V से डिनोट करेंगे। V इक्वल टू आपका हो जाएगा W अपान क्यू नॉट। W अपान क्यू नॉट मैंने आपको बताया था कि जो कार्य करना पड़ता है उसके और जो आवेश है धन परीक्षण आवेश उसके अनुपात को हम विभव कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसका मात्रक समझते हैं, इसकी राशि समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे हम, राशि, कि ये जो वैद्युत विभव है ये किस प्रकार की राशि है। तो जो वैद्युत विभव ये एक अदिश राशि है, यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये एक अदिश राशि है। अब मेन पॉइंट आता है इसका मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मात्रक जो होगा वो होगा, देखिए W आपका क्या है, यह वर्क का जो मात्रक होता है कार्य का वो जूल होता है। ठीक है, और Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक मात्रक इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो वोल्ट भी नाम हम दे सकते हैं, क्योंकि विद्युत विभव का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस जो मात्रक है वो है वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, इसकी विमा निकालते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे विमा। ठीक है, तो चलिए बीमा देखते हैं क्या होगी। तो बीमा को हम निकाल लेते हैं कि आखिर इसकी बीमा होगी क्या, क्योंकि आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट। तो अगर आपको V की बीमा निकालनी है, विभव की बीमा निकालनी है, तो अगर आपको W और Q की बीमा पता है तो आप V की बीमा निकाल सकते हैं, यानी कि W और Q की बीमा जो आपको है उसको आप सॉल्व करेंगे तो V की बीमा ऑटोमेटिक निकल आएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, W अपान क्यू नॉट के। तो देखिए W की बीमा होती है, जो कार्य है उसकी बीमा होती है ml2 t के पावर -2। ठीक है, अपान जो आवेश है इसकी बीमा होती है at, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है, तो I की बीमा ये, T की बीमा T। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा at। अब इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ऊपर देखिए ml2 t -2 ऐसे ही रहेगा। जो at ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a के पावर -1 और t के पावर -1, क्योंकि नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में होता तो ऊपर प्लस में हो जाता। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी बीमा आ जाएगी वो होगी ml2, देखिए t के पावर -2 है, ये -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो t के पावर -3 हो जाएगा, a के पावर -1 आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपकी हो जाएगी V की बीमा, यानी कि विभव की बीमा। ठीक है, बस निकल गया आपका बीमा। तो इस प्रकार से आप बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, विद्युत विभव के बारे में पता चल गया। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा था विद्युत विभव। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो वोल्ट है ये विभव का मात्रक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वोल्ट क्या होता है। तो देखिए यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपान 1 कूलाम। ठीक है, कितना होता है 1 जूल अपान 1 कूलाम। समझ में आ गया, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत विभवांतर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका तीसरा टॉपिक है। देखिए क्या है, ये क्या होता है, तो उसी की तरह लगभग है। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी कि जो आपका वैद्युत विभवांतर होता है ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभव में क्या था, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हमने वैद्युत विभवांतर कहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु, एक धन परीक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही, ठीक है, उसको हम कहेंगे वैद्युत विभवांतर। तो लिखा है वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों में डिफरेंस है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया गया था और इसको वैद्युत क्षेत्र में से ही वैद्युत क्षेत्र में ले जाया गया है। ठीक है, यानी कि उसी के अंतर्गत। समझ में आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB, विभवांतर का मतलब VA माइनस VB इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। ठीक है, W अपान क्यू नॉट यानी कार्य वही रहेगा और धन परीक्षण आवेश भी वही रहेगा, बाकी VA माइनस VB से इसे डिनोट करेंगे। इसका मात्रक भी होगा जूल प्रति कूलाम,
देखिए सेम फॉर्मूला है W/Q0, तो इसका मात्रक क्या होगा, W का जूल और Q का आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है, यानी कि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वैद्युत विभवांतर भी समझ में आ गया। एक एक टॉपिक आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप shubhamlecturer.com को मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, शुभम लेक्चरर, उसमें सर्च कीजिए और जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। कुछ आपको जो मैंने बैच अपना अनाउंस किया है, अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी प्रकार के नोट्स, जो ये सब नोट्स हैं वहां पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सब कुछ पूरा फीचर, टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं या फ्री चीजें भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी कार्य और ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कार्य है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है, और उनके बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। इसका एक और डेफिनेशन समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, दोनों याद रखिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये सब जो है आपके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये सब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए जूल में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इसको हम ईवी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको याद रखिएगा, आगे चलकर आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद आता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम केईवी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए आपको 1000 से गुणा करना होगा यहाँ पर, क्योंकि किलो है, ठीक है। इसके बाद में हमारा थर्ड है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 MeV इक्वल टू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 VeV, इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन चारों वैल्यूज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल्स जब मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आपको समझना है कैसे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु वो है, ठीक है, ये आपका बिंदु O है जिस पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, क्योंकि कहा गया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है, जो कि O पर रखा है। अब इस बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए यहां पर एक और बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। यहां पर आपका रखा हो Q0 आवेश, एक अल्प धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। इसके बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R है। कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं कितना है, R है, ठीक है। तो क्या कहा गया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए ये एक बिंदु आवेश है, अब इसके कारण हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। ये आपका जो बिंदु है इस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो यहां पर हम कूलाम के नियम को लगाएंगे और इसकी गणना करेंगे। तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, माना कि बिंदु आवेश पर
प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। ठीक है, k है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इस बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश क्यू नॉट स्थित है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इसको बिंदु P नाम दे देते हैं। तो इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब कूलाम के नियमानुसार हम इसको निकालेंगे। कूलाम के नियमानुसार इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिए आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक परावैद्युतांक k है तो k लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है, लेकिन यहां पर Q1 Q2 के स्थान पर Q इंटू क्यू नॉट है, तो यहां पर हम लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें पता है वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है, वैद्युत विभव इक्वल टू वैद्युत विभव। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू, बल को हम F से डिनोट करेंगे, विस्थापन को हम R से डिनोट करेंगे, तो F इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, इस W के स्थान पर F इंटू आर रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, तो लिखते हैं यहां पर, इसलिए वैद्युत विभव। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसलिए वैद्युत विभव V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां पर V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। अब इस W की वैल्यू पर हम लिख देंगे FR, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान क्यू नॉट इक्वल टू इंटू F इंटू आर। देखिए FR को हमने W के स्थान पर रख दिया और ये क्यू नॉट था, तो इसको हम 1 अपान क्यू नॉट हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका F है, ठीक है, इससे जो समीकरण 1 में F की वैल्यू है वो इसके स्थान पर रखेंगे, यानी कि F का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो इस F का मान है इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे हम F का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा यहां पर हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये आपका 1 अपान क्यू नॉट ऐसे रहेगा, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 1 अपान क्यू नॉट इंटू F की वैल्यू रख देंगे, ऊपर वाला जो हमारा आया था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब ये R आपका बचा, इसको हम यहीं पर रहने देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपली आपको समझना। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए
हमारा बचेगा v इक्वल टू 1 अपान, यहाँ पर k ऐसे रहने देंगे, ठीक है, k हमारा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। हम इसी को भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला, लेकिन मान लीजिए जो आपका माध्यम है, ठीक है, ये निर्वात या वायु हो, तो हम लिखेंगे यहां पर निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। तो निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, k की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर k के स्थान पर 1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला। देखिए ये आगे आपको काम आएगा, ये फॉर्मूला जो हमने जो व्यंजक प्राप्त किया है, ये आपको विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको पहले कराया, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, देखिए नाम से ही नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ यानी कि समान विभव वाला पृष्ठ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी वैसे ही है। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग डेफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इसमें खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव हो वो कितना हो, बराबर हो, ठीक है। तो इसी सरफेस को, इसी पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। समझ में आ गया, नाम और डेफिनेशन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ही इजी है। अब नोट में थोड़ा सा समझिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि VA माइनस VB मैंने आपको बताया था वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ पर जब सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर है तो उनके किन्हीं दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव जो होगा, वैद्युत विभवांतर होगा, वो शून्य होगा। दूसरा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत होती हैं। यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं, जो आपको दिख रहे हैं लाइनिंग, ये लंबवत होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों नोट आपको समविभव पृष्ठ के बारे में जानना है, इसका चित्र समझना है, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल था, ठीक है ये टॉपिक। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विभव प्रवणता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए क्या है परिभाषा। देखिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव प्रवणता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ जो विभव परिवर्तन होता है इनकी दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। देखिए विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। फॉर्मूला देखिए विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा V है विभव में परिवर्तन और डेल्टा एक्स है दूरी में परिवर्तन, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए विभव में परिवर्तन, विभव का मात्रक वोल्ट और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा क्या होगी, MLT माइनस 3A की पावर माइनस 1, ठीक है। तो विभव प्रवणता समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये था विभव प्रवणता। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि एंड ऑन पोजीशन में हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। देखिए जैसे हमने पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां हैं, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। दोनों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, वही सेम प्रोसेस यहाँ है। इसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। दो स्थितियां यहाँ पर भी है, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति का व्यंजक निकालते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये आपका हो गया, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू आवेश है,
ये आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मान लीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव है ये ए बी है। क्या है? ए बी। ठीक है, अब देखिए ये अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो उसको भी हम लिख देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। टोटल दूरी जो इतनी है जो मैंने आपको यहां पर बताया, देखिए इनके बीच की जो टोटल दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आपका है 2l। 2l, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु जो है ये इसका मध्य बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम नाम दे देंगे O। ठीक है, अब देखिए अगर A से B के बीच की दूरी यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की पूरी दूरी 2l है, तो बताइए इसका मध्य बिंदु वो है, तो माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आधा हो जाएगा, 2l का आधा कितना होगा? L होगा। ठीक है, केवल स्मॉल l, ये दो भागों में अब बढ़ जाएगा तो ये स्मॉल l हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये भी स्मॉल l होगा। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु से हम दोनों को बांट देंगे। तो इतना समझ में आया। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया जिसका मध्य बिंदु O है। अब देखिए इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक और बिंदु स्थित है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये एक बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं बिंदु P। ठीक है, इस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो दूरी कितनी है? मैंने आपको बताया r मीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे r। ठीक है, कितना लिख देंगे? r। समझ में आ गया। इसी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। लेकिन देखिए यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो अगर आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए यहां पर बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी r है और बिंदु O से प्लस क्यू के बीच की दूरी l है, तो r में से l घटा देंगे अगर हम, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा r माइनस l। r माइनस l, ठीक है, ये क्या होगा? प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, क्योंकि हमें r में से l घटाना होगा तभी हमें इतनी दूरी आएगी। अब बात आते हैं माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी? ये माइनस क्यू से जो आपका बिंदु P है ये वाला, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहां पर क्या है? O से P के बीच की दूरी r है, ठीक है, और O से माइनस क्यू के बीच की दूरी l है। तो हमें ये टोटल दूरी निकालनी है, तो r में l जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा r प्लस l। तो ये होगा माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी। तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो देखिए लिख लीजिए, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना होगा, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना होगा, फिर उसका परिणामी विभव निकाल लेना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां पर प्लस क्यू। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखिए आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने चित्र में बताया वही आपको लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको हम B1 से डिनोट करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? V1 = 1/4 K इंटू क्यू अपान आर होता है, लेकिन यहां पर क्यू अपान प्लस क्यू आवेश के कारण निकालने हैं, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? r माइनस l, तो यहां पर रख देंगे r माइनस l। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वैद्युत
विभव। इसको हम लोग डिनोट करेंगे V2 से, क्योंकि V1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, लगभग सेम होगा, बस दूरी आप में चेंज करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस एल के स्थान पर R प्लस एल लिखना है, क्योंकि माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी देखिए कितनी है, R प्लस एल। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेंगे, यानी कि जो बिंदु P आपका है इसका परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, जिसमें हमें B1 और B2 को जोड़ देना है। तो लिखेंगे अतः, इसको देखिए ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव है, तो यहां पर हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस Q। ठीक है, अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत विभव निकालना है तो हमें दोनों को जोड़ देना है। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब यहां पर हम जोड़ देंगे दोनों को, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1, यहां पर K लिख दीजिएगा, K मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस एल। ठीक है, इतना है। अब प्लस लिखेंगे, देखिए यहां पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस एल यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस एल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस एल। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व होगा, V इक्वल टू, देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोनों साइड में, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये आपका कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका देखिए Q भी हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ Q है, तो यहां पर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन। ठीक है, तो अंदर बचेगा 1/R माइनस एल और माइनस 1/R प्लस एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V इक्वल टू आपका ऐसे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल, ऊपर हो जाएगा R प्लस एल। ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल, ऊपर हो जाएगा R माइनस एल। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, देखिए ये R प्लस एल है, इसको ऐसे रहने देंगे R प्लस एल। अब ये माइनस है, तो माइनस अगर आगे है अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर R माइनस एल है, तो ये अगर आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो R माइनस एल के स्थान पर R प्लस एल हो जाएगा। ये रूल आपने पढ़ा होगा पहले। और R माइनस एल इंटू R प्लस एल, बताइए क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर R माइनस एल इंटू R प्लस एल क्या होगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो V इक्वल टू, देखिए यहां पर जो आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये आपका हो जाएगा 2L अपान इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2L मैंने क्यों लिखा, L और L दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि P इक्वल टू, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L,
Q इंटू टू एल, सभी को पता है ना ये फॉर्मूला। तो देखिए हम यहाँ पर Q इंटू टू एल के स्थान पर P रख देंगे, तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि जो आपका P है, यल का जो मान है वो आर की अपेक्षा बहुत कम है, तो लिखेंगे यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि L इज लेस देन आर, यानी कि यल जो है आर से बहुत कम है। देखिए कम क्यों है, चित्र में भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा डाउट ना रहे। देखिए एल जो है वो प्लस क्यू से ओ के बीच की दूरी है, तो ये छोटी सी दूरी है। जो आर है वो ओ से पी के बीच की दूरी है, दूरी ज्यादा है, तो आर की जो वैल्यू है वो यल से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू ली जाएगी वो 0 ले जाएगी। ठीक है, या आप जो यल स्क्वायर आपका है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर की वैल्यू भी 0 ही ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एल स्क्वायर के स्थान पर 0 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा यहां पर आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान, देखिए आर स्क्वायर यहां पर बचेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आपका यहां पर बच जाएगा। यही है आपका जो है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला। लेकिन एक चीज और यहां पर समझना है, देखिए यहां पर के हटाना है। मान लीजिए यहां पर निर्वात अथवा वायु हो, तो हम यहां पर लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर के स्थान पर 1 रख देंगे, तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगी आपका एक्चुअल व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बड़ा है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला डेरिवेशन करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति वाला। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला डेरिवेशन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वहां पर हमने अच्छी स्थिति देखा, अब यहां पर हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना है, वो तो सेम चीज है जो हमने वहां पर लिया था, वही चीज हमें यहां पर भी लेनी है। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने वैद्युत द्विध्रुव लिया, एक आवेश है माइनस क्यू, एक आवेश है आपका प्लस क्यू। ठीक है, यहां पर जो ये ए बी है आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ए बी है। अब देखिए यहां पर इनके बीच की दूरी भी है, इनके बीच की दूरी कितनी है सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी जो है वो आपकी है 2l। ठीक है, टोटल दूरी जो है वो कितनी है 2l। अब देखिए इनका एक मध्य बिंदु है, ये है आपका मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट इनका है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु O। अब देखिए जो दूरी आपकी हो गई माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l को हम दो भाग में कन्वर्ट कर देंगे, एक l हो जाएगा और दूसरा भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी स्मॉल l हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। अब देखिए ये मध्य बिंदु इसका O है। अब इस मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि यहां पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए निरक्षीय स्थिति में मैंने बात की तो यहां पर एक बिंदु कौन सा स्थित है, इस बिंदु का नाम है बिंदु P। ठीक है, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये देखिए, अब जो बिंदु P है, बिंदु O से बिंदु P के बीच की कुछ दूरी होगी, तो उसको दूरी जो है वो आपका r है, स्मॉल r, यानी कि मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी r है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए ये आपका हो गया माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, और ये आपका हो गया
प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब इतना आपको समझ में आ गया। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अर्क दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, या आप इस प्रकार से लिख लीजिए, माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबार्धक रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो कि उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ध्यान दीजिए आप लोग, क्या यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दो, एक PAO और एक PBO। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए हमें अगर इस डेरिवेशन को करना है तो हमें माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, और प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे डेरिवेशन को। ठीक है, तो देखिए यहां पर इनके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये एक त्रिभुज बना रहा है POA। ठीक है, तो यहां पर लंब आपको दिया गया है r, आधार यल है, तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। जो कर्ण आएगा वही माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, जो मैंने बताया वो आप लिख लीजिएगा। जो आप लोग चित्र बनाए हैं इसमें जो आपने लिया है उसको लिख लीजिए। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, वो सब आप लिख लीजिएगा। तो त्रिभुज POA में सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे POA। ठीक है, जब इसको हम ले लेंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा, यानी कि माइनस क्यू से P के बीच की दूरी। तो जो वो आएगी वही सेम ये भी होगा, क्योंकि इसका भी आधार L है और लंब R है। तो इसके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण आपका है PA, जो कि हमें निकालना है। PA इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? देखिए लंब कितना है? PO, तो PO का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हमें दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर ऐसे लंब का स्क्वायर करेंगे। लंब हमारा है PO, तो PO का स्क्वायर प्लस आधार है OA का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। PA स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए PO की वैल्यू कितनी है, यानी कि लंब का R है, तो इसको हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस ये OA कितना है? OA आधार है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो PA स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हटाना है तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो PA इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो PA की वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए हम लेंगे POA, यानी कि त्रिभुज POA लेंगे। हमें माइनस प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी भी निकालनी होगी, तो दोनों सेम आएगा, क्योंकि इसका आधार R था, इसका भी आधार R है, इसका आधार L था, सॉरी इसका आधार L था, इसका भी L था, इसका लंब R है, इसका भी R है, तो दोनों की जो दूरी आएगी वो सेम ही आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB, और दोनों की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए PA इक्वल टू PB। अब इसको हम लिख देते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए हमने उसी को लिख दिया है PB, यानी कि प्लस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी वही है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कूलाम का नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपका था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। हमें दूरी पता हो गई है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 इसको मान लेते हैं। V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R के स्थान पर हम लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो हमने निकाला है
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो इसको हम V2 से डिनोट कर देते हैं। V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा वही सेम प्रोसेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है, अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी वही सेम है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, तो V1 और V2 को जोड़ देंगे, बस हमारा परिणामी वैद्युत विभव निकल आएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू, ये परिणामी वैद्युत विभव है, तो V1 प्लस V2। अब V1 V2 की वैल्यू लगभग सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा, V1 की वैल्यू है आपका, मैंने अभी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने निकाला, प्लस अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी हमने निकाला था, देखिए माइनस क्यू आवेश था तो मैंने माइनस रखा था, ये माइनस आगे आ सकता है तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए सेम चीजें हम यहाँ पर घटा रहे हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही माइनस लगा है बीच में, फिर वही लिखा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब हम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो V इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर ये 0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस ये आपका डेरिवेशन हो गया, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, यानी कि निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, यानी कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले वैद्युत धारिता संधारित्र, इसको पढ़ने से पहले हमें चालक के बारे में जानना होगा। तो व्हाट इज कंडक्टर, यानी कि चालक क्या होता है। देखिए वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं चालक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएं तो बहुत अधिक आवेश वाहक जो उसमें है वो गतिमान हो जाए, चालक कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा आदि, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और अगर हम इनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएं तो बहुत अधिक आवेश वाहक, जो इनमें आवेश वाहक हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे जो हो, वो गतिमान हो जाते हैं, तो इन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लोहे का एक टुकड़ा है, ये आपका लोहे का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी को पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे,
इन्हें ही हम आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएं या फिर मान लीजिए हम बोर्ड में लगा दें प्लग को, ठीक है, और तार को इसमें टच करें तो इसमें जो धारा बहने लगेगी, करंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आवेश वाहक है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो गतिमान हो जाएंगे। ठीक है, तो वही आपका चालक होगा, इसी को हम चालक कहेंगे। समझ में आ गया। विद्युत रोधी क्या होते हैं, उल्टा सीख। देखिए, वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इनमें करंट का फ्लो नहीं होता, वे अचालक कहलाते हैं। अचालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते, यानी कि जो आवेश वाहक इसमें थे इलेक्ट्रॉन्स, वो अचालकों में नहीं पाए जाते। अगर वो पाए जाते तो शायद वो चालक होता। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, शुष्क वायु आदि, ये सब आपके अचालक या विद्युत रोधी होंगे, क्योंकि रबड़ में करंट नहीं उतरेगा जल्दी, कांच में भी नहीं, अभ्रक, लकड़ी, देखिए सूखी लकड़ी आप लेंगे उसमें कहाँ करंट रहेगा। ठीक है, कागज, शुष्क वायु, क्योंकि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत रोधी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैद्युत धारिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई भी चालक कितने आवेशों को अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, उसी की क्षमता की जो माप होती है, उसी को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोहा मान लीजिए मैंने लिया है। अब इस चालक में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने ज्यादा वैद्युत आवेश आ सकते हैं, उसी के संग्रहण करने की जो इनकी क्षमता है, उसी की माप को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, कि ये कितने आवेशों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई भी चालक कितना आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, उसी की क्षमता की माप को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, या इसका डेफिनेशन एक और बता सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी कि किसी चालक की वैद्युत धारिता जो है, वो चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव V में होने वाले वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी कि C = Q/V हम लिख सकते हैं। यानी कि आवेश और विभवांतर के विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो मान लीजिए, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो, तो Q अनुक्रमानुपाती V, यानी कि Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा V के, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो Q = जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर C ऐड हो जाएगा, तो CV, और यही C है आपकी धारिता, जो कि एक नियतांक है। तो C = हम लिख सकते हैं, देखिए ये Q/V लिख सकते हैं, क्योंकि V इधर C के गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो C = Q/V। तो वही कहा था मैंने, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पर C है नियतांक, जिसको ही हम बोलते हैं वैद्युत धारिता। ठीक है, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। C = फॉर्मूला होगा Q/V, Q = CV। इसका मात्रक पूछा जाएगा तो सभी बता देंगे। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, क्योंकि C = Q/V मैंने आपको बताया, या फैरड भी हम लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक फैरड की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसकी विमा क्या होगी वैद्युत धारिता का, M-1 L⁻², T⁴ A⁻2, ये होगा वैद्युत धारिता की विमा। अब दो चीजें जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, एक माइक्रोफैरड, एक म्यूएफ, जिसे हम म्यूएफ से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है फैरड में 10⁻⁻6 फैरड, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दे दिया जाएगा 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, तो आपको उसको फैरड में बदलना होगा, तो आपको 10⁻⁻6 फैरड से गुणा कर देना है। 2 है तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड की मैं बात कर रहा हूँ, तो 10⁻⁻6 फैरड होता है। ऐसे एक पिकोफैरड = होता है 10⁻12 फैरड। ये दोनों वैल्यूज याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये होंगे। ठीक है, तो एक माइक्रोफैरड = 10⁻6 फैरड, एक पिकोफैरड = 10⁻12 फैरड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए डेरिवेशन क्या है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी कि हमें विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हमें एक गोलीय चालक लेना होगा। देखिए ये एक गोलीय चालक है, ये आपका एक गोलीय चालक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है, देखिए इसका जो रेडियस है वो कितना है, a मीटर है। ठीक है, जो कि निर्वात अथवा वायु में रखा है। गोलीय चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है, यानी कि इसके आसपास कोई अन्य चालक हमने नहीं लिया है। ठीक है, अब मान लो कि इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यानी कि इस गोलीय चालक को हम प्लस क्यू आवेश दे दें, तो क्या होगा, जो प्लस क्यू आवेश है वो इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलिएगा जो मैं बोल रहा हूं। देखिए आपको लिखना है, मान लो एक गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, जो इसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो समान होगा, यानी कि ये एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो क्या होगा, जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इनसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। देखिए इस गोलीय चालक से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, और जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्रत्येक बिंदु पर इस गोलीय चालक के लंबवत होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए मान लो कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, a मीटर है। कितना है, a मीटर, तो हम लिखेंगे a मीटर है। ठीक है, ये मीटर है, जो कि निर्वात अथवा वायु में रखा है, जो कि निर्वात अथवा वायु में रखा है। ठीक है, निर्वात अथवा वायु में रखा है। माना इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है, तो अब आपको आगे लिख लेना है, तब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ाकर लिख लीजिएगा। अब चलिए डेरिवेशन को करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, यानी कि जो ये गोलीय चालक है इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो लिखिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो विभव क्या होगा बताइए, V इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर हम K नहीं लिखेंगे क्योंकि ये निर्वात अथवा वायु में ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप निर्वात अथवा वायु में इसको ना रखते या निर्वात अथवा वायु में ये ना होता तो यहां पर हम K लिखते, क्योंकि कोई परावैद्युतांक होगा जो कि K होता। ठीक है, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे। अभी आगे अगर मान लीजिए यहां पर मैं K लिख देता तो आगे चलकर हमें K की वैल्यू 1 रखनी होती। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा Q/A, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्या निकालेंगे, गोलीय चालक की धारिता। ये जो गोलीय चालक है इसकी धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। C इक्वल टू हो जाएगा Q/V,
Q अपान V। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं यहां पर V का मान यानी कि समीकरण 1 में जो V का मान हमने लिखा था वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो V का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए C इक्वल टू हमारा है Q अपान V। समीकरण 2 क्या है, C इक्वल टू Q अपान V। तो V की वैल्यू हमने ऊपर देखिए लिखा था, ये देखिए ऊपर थोड़ा सा, V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। ठीक है, तो वही अब हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे C इक्वल टू Q आपका ऐसे ही रहेगा, Q को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और V की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान A। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा C इक्वल टू, देखिए Q के नीचे 1 माना जाएगा तो Q का गुणा सबसे नीचे वाले से होगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अपान नीचे बचेगा Q, कितना बचेगा Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू हमारा आ जाएगा, जो विलगित गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, यही हो जाएगी हमारी फैराड, यही हो जाएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहां पर एक चीज और लिख दीजिए, कंडीशन। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब मान लीजिए कि यदि ये गोलीय चालक जो है ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक k हो, क्योंकि जो हमने गोलीय चालक लिया था वो निर्वात अथवा वायु में था। अब मान लीजिए किसी ऐसे उसमें स्थित है माध्यम में, तो लिखिए यदि गोलीय चालक ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है, तो और संगत धारिता, और जो धारिता लेंगे हम, और संगत धारिता मान लीजिए Ck है, क्योंकि परावैद्युतांक क्या है तो इसकी धारिता को हम Ck मान लेते हैं। ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो ये हमारा फॉर्मूला आया है ये हो जाएगा Ck इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ka। ठीक है, तो ये हमारी धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा अगर जो ये गोलीय चालक है ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित होगा जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, तो आप लोग यहां से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आप लोग यहां पर देखिए जो गोलीय चालक की धारिता c है वो उसकी त्रिज्या a के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर धारिता बढ़ाई जाएगी तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझिए, थोड़ा सा आपको समझना है। अगर मान लीजिए इससे Ck को हम C से भाग दे दें, ठीक है, ये मान लीजिए कि Ck का हम C से भाग दे दें तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए Ck अपान C। ठीक है, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा Ck की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए, और C की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये बचा क्या K। ठीक है, तो Ck इक्वल टू हो जाएगा आपका अपान C इक्वल टू हो जाएगा कितना A। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं, एक आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, यानी कि किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k है उसमें गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की जो धारिता C होगी उसका अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। यानी कि किसी ऐसे माध्यम में जिसका वही गोलीय चालक ऐसे माध्यम में हो जिसका परावैद्युतांक K हो, ठीक है, उसकी धारिता और जो गोलीय चालक निर्वात अथवा वायु में स्थित गोलीय चालक की धारिता का जो अनुपात होगा वो A के बराबर K के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी यहां पर K लिख दीजिए, ये आपका K है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा, यानी कि परावैद्युतांक के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको लिखना था, यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं इसको कट करके, Ck अपान C इक्वल टू हो जाएगा आपका K।
ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संधारित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज कैपेसिटर। संधारित्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता C = Q/V होगी। ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूं जब मैं धारिता आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब यहां पर आपको समझना क्या है, संधारित्र का सिद्धांत समझना है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए जब आप संधारित्र का सिद्धांत समझ जाएंगे तो आपको संधारित्र के बारे में भी पता हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा कि C = Q = CB, Q = CV, ठीक है। और C = क्या होगा, Q/V, Q/V, ठीक है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो धारिता होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभव की, ठीक है। यानी कि अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव कम होगा, अगर विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया, वही कहा गया है कि इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर संधारित्र का एक चित्र है, यही है आपका संधारित्र, ठीक है। दो चित्र मैंने यहां पर लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले पहला चित्र हम समझते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या समझना है, चित्र में ए धातु की प्लेट है, ये जो है इसको अभी आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इसको समझिए, जो ए आपका है, ठीक है। तो ए आपका है धातु की प्लेट। देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। यानी कि किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। तो देखिए यहां पर दो चालक है, ठीक है, और ये विद्युत रोधी स्टैंड से लगा हुआ है, तो यही संधारित्र है आपका। तो अभी समझ जाएंगे आप। देखिए ये जो माना चित्र में जो ए है ये धातु की प्लेटें हैं जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हैं। देखिए इसको हम विद्युत रोधी स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, इससे लगा हुआ है। अब किसी मशीन द्वारा, किसी वैद्युत मशीन द्वारा हम इसको धन आवेशित करते हैं, यानी कि इस प्लेट को हम धन आवेशित करते हैं तो क्या होता है, धन आवेशित किया गया है। इसका संबंध क्या है, ये जो विद्युत दर्शी है इसका नाम है विद्युत दर्शी, यहां पर मैं लिख देता हूं विद्युत दर्शी, ठीक है। तो विद्युत दर्शी में देखिए ये आपकी पत्तियां लगी हुई हैं, तो इसका संबंध जो है विद्युत स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की चकती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। यानी कि जब इसको हमने धनावेशित किया तो क्या हुआ, इसको हमने विद्युत दर्शी से इसका संबंध कर दिया, तो इसके अंदर जो विद्युत दर्शी में पत्तियां लगी हैं ये फैल जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब है विभव बढ़ जाता है, ठीक है, फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को मापता है। यानी कि ये पत्तियां जितनी ज्यादा फैलेंगी वो प्लेट ए के विभव को मापेगा कि उसका विभव कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, जब प्लेट ए के समीप एक अन्य प्लेट, देखिए प्लेट बी, एक दूसरा प्लेट हम ले आते हैं, प्लेट बी को लाया जाता है, ठीक है, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से ये भी लगी हुई है, ठीक है। जब इसको हम लाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है, पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है। जो यहां पर विद्युत दर्शी में पत्तियां लगी हुई हैं इसका फैलाव कुछ कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो प्लेट ए है इसका विभव कम हो गया है। देखिए पत्तियां अगर फैलेंगी तो विभव ज्यादा होगा, पत्तियां अगर फैलेंगी नहीं, कम होंगी, इसका फैलाव कम होगा तो विभव यहां पर कम होगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है। तो क्या हो जाता है, विभव कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव घट जाता है। इस प्लेट ए का विभव घट जाएगा जब इसका फैलाव पत्तियों का कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, इसका यह कारण यह है कि प्लेट बी को, जो आपका प्लेट बी है, इसके सामने वाले तल पर ऋण आवेश तथा पीछे वाले तल पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि प्रेरण के द्वारा प्लेट बी पर इसके सामने वाले तल पर ऋण आवेश
और उसके पीछे वाले तल पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयत्न करता है। देखिए क्या होगा, यहां पर हमने एक प्लेट लिया था, प्लेट ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम प्लेट बी को ले आते हैं इसके साथ में, तो क्या होगा, इसको भी हमने विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ दिया है। अब देखिए प्रेरण के द्वारा क्या होगा, प्लेट ए के सामने वाले तल पर प्लेट बी पर ऋण आवेश और उसके पीछे धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेट बी है, ये प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि इसका धन आवेश उसे बढ़ाने का प्रयास करता है। देखिए ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा और जो धन आवेश है ये इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। यद्यप प्लेट बी पर धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों की मात्राएं बराबर हैं। देखिए इसमें ऋण आवेश और धन आवेश दोनों की मात्राएं बराबर हैं, परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक निकट होने के कारण धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है। क्योंकि जो ऋण आवेश है ये प्लेट ए के अधिक निकट है, इसलिए ज्यादा प्रभाव डालेगा, ये इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अतः प्लेट ए का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लेट ए को फिर उतने ही विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जाता है। यानी कि अगर हमें प्लेट ए को उतने ही विभव पर लाना है तो हमें और अधिक आवेश यहां पर देना होगा, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। यानी कि जब प्लेट बी को हम इसके सामने रख देंगे तो क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। यही संधारित्र है, क्योंकि संधारित्र में किसी भी चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना हम इसमें पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं। चूंकि जो आवेश होता है क्यों, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, सी के, ठीक है। जितनी ज्यादा आवेश होंगे उतनी ज्यादा धारिता होगी। तो जब इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा बढ़ जाएगी तो इसकी धारिता भी बढ़ जाएगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित होंगे, ज्यादा से ज्यादा आवेश हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो संधारित्र यही है, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। अब यदि प्लेट बी को, मान लीजिए जो प्लेट बी है इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, नीचे वाला देखिए आप, ये जो प्लेट बी है, ये दोनों चित्र सेम है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, प्लेट बी को पृथ्वी से मान लीजिए हम जोड़ दें तो क्या होगा, तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाएगा। देखिए यहां पर पत्तियां इस प्रकार से फैली हुई थी, लेकिन इस चित्र में पत्तियां का फैलाव कम हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका विभव बढ़ गया है, इसकी धारिता, इसका विभव घट गया है और इसकी धारिता बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया पत्तियां जब घटेंगी, पत्तियों का फैलाव, तो विभव घटेगा, ठीक है। तो इसका फैलाव और कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव बढ़ जाता है, जिससे प्लेट बी की धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी है, ये जो आपका पृथ्वी है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पर देखिए जो धन आवेश था इसको ये निरावेशित कर देंगे, यानी कि धनावेश गायब हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण आवेश जो है धनावेश को निरावेशित कर देंगे। लेकिन ऋण आवेश जो है वो प्लेट ए के धनावेश के कारण वही बना रहता है, ठीक है। जो ऋण आवेश है ये प्लेट ए के धनावेश के कारण वही बना रहेगा और प्लेट बी पर धन आवेश के न रहने के कारण अब प्लेट ए का विभव पहले से बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो प्लेट ए को पहले के बराबर विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जाता है, अर्थात प्लेट ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाएगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित हो सकेंगे, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि आवेशित चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक लाकर काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। यह समायोजन ही जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को एकत्रित किया जा सके, इसे ही हम लोग बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र कुछ और नहीं है, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, दो ऐसे चालकों का जोड़ा है जो कि एक दूसरे के समीप हों और जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हों। देखिए इधर धन आवेश, इधर ऋण आवेश, बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हैं। अब देखिए इसको मैंने नोट किया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वही जो मैंने बताया वही यहां पर आपको लिखना है। देखिए क्या है कि चित्र में ए धातु की प्लेट है जो कि विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है। इसका संबंध स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को मापता है। जब प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी जो कि विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है लाई जाती है तो पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव घट जाता है। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसका कारण यह है कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश तथा पीछे वाले तल पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्लेट है इसमें ऋण आवेश, दूसरा जब हम लाएंगे तो ऋण आवेश होगा और उसके पीछे वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यद्यपि प्लेट बी पर धनावेश तथा ऋण आवेशों की मात्राएं बराबर है,
परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक निकट होने के कारण धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है, अतः प्लेट ए का विभव थोड़ा कम हो जाता है। प्लेट ए को फिर उतने ही विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, और उसका विभव जो है कम हो जाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखिए, यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें, जैसे हमने यहां पर क्या किया, प्लेट बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो क्या होंगे, पृथ्वी से बहुत सारे, तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाएगा, अर्थात प्लेट ए का विभव और घट जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी पर धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के धनावेश के कारण वही बना रहता है, और प्लेट बी पर धनावेश के न रहने के कारण अब प्लेट ए का विभव पहले से बहुत कम हो जाता है, अतः प्लेट ए को पहले के बराबर विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात प्लेट ए की धारिता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि आवेशित चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक लाकर काफी बढ़ाई जा सकती है, और यह समायोजन ही जिस पर पर्याप्त आवेश एकत्रित किया जा सकता है वही संधारित्र कहलाता है, ठीक है। और वास्तव में संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हो। चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, ठीक है। ये जो चालक है आपका दोनों ए और बी, इसको ही हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर एक चित्र है, देखिए ध्यान से समझिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं, एक ये और एक ये, जिसको हमने एक्स और वाई नाम दिया है, ठीक है। ये दो प्लेटें आपका है। तो अब क्या है, इसको मैंने क्या, ये जो है विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हुई है। प्लेट Y को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, देखिए यहां पर पृथ्वी से, ठीक है। और प्लेट X और प्लेट Y के जो बीच की दूरी है उसको हमने D माना है, ठीक है। कितना है, वो D है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूर पर दो विद्युत रोधी स्टैंड, देखिए विद्युत रोधी स्टैंड है, इस पर लगी है, ठीक है। अब देखिए ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं, देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, तथा इनके बीच के स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है, यानी कि इसका जो बीच का स्थान है इसमें वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है, इसको मैंने येलो कलर से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए चित्र में एक्स और वायु धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, यानी कि दोनों में प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वो ए है, ठीक है, ए मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी देखिए डी है, कितना है, डी। समझ में आया। और माना कि प्लेटों के बीच के माध्यम निर्वात या वायु है। अब देखिए क्या करेंगे, माना कि प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, देखिए इस प्लेट एक्स को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण द्वारा इसके सामने वाले प्लेट वाई के भीतर तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मैंने संधारित्र में बताया, देखिए प्लेट ए को हमने धनावेश दिया किसी वैद्युत मशीन द्वारा, तो क्या होगा, जो प्लेट वाई है इस पर ऑटोमेटिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, प्रेरण के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, ये देखिए पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तथा इसके बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा, यानी कि जो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ था प्रेरण के द्वारा, वो इस पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस धन आवेश को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर धनावेश नहीं लिया है, ठीक है। अब देखिए प्लेट एक्स से चलने वाली सभी बल रेखाएं, जो प्लेट एक्स से चलने वाली बल रेखाएं यहाँ पर मैंने पॉइंट से दिया है, ठीक है, वो प्लेट वाई पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में विद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा लिखना है। एक्स और वायु दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी डी मीटर है। माना कि प्लेट ए के बीच माध्यम निर्वात या वायु है, ठीक है। अब देखिए एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादर के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक मैंने निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ताकि क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादर के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बताया था E = सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहां सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, और
ठीक है। और यहाँ पर के है परावैद्युतांक, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ठीक है कि माना कि प्लेट पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है तथा क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, आवेश के पृष्ठ घनत्व का, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहां पर जो सिग्मा है, इस सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए है, तो हम सिग्मा के स्थान पर Q अपान ए रख देंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, लिखिए सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या होगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए इस सिग्मा के स्थान पर Q अपान ए रख देंगे तो आपका हो जाएगा Q अपान ए अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका E इक्वल टू Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमें लिखना है कि माना कि दोनों प्लेटों के बीच ठीक है, के बीच विभवांतर V है, ठीक है। मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, V है, तथा इनके बीच की दूरी d मीटर है, ठीक है। तब प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो देखिए तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए माना कि दोनों प्लेट, जो संधारित्र की दोनों प्लेटें थीं, उनके बीच विभवांतर, यानी कि जो आपका ये संधारित्र है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V हो, तथा इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए मैंने यहां पर लिखा D है, तब इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू V अपान D। तब V इक्वल टू क्या होगा, सभी को पता है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E इंटू डी का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा E इंटू डी। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। क्या है, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, हम E का मान समीकरण 4 में रखेंगे, यानी कि जो हमने E निकाला था, ये देखिए Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, इस E का मान हम यहां पर रख देंगे, इस E के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है E का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो इसका मान जब हम रखेंगे तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए E की वैल्यू ऊपर दी गई है Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, की धारिता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, C से, ठीक है। C इक्वल टू होता है
Q अपान V, C इक्वल टू होगा Q अपान V। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, इस V की वैल्यू यहां पर लाकर पुटअप कर देना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, देखिए यहां पर V की वैल्यू यहां पर ले आना है, V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा। अब देखिए C इक्वल टू Q अपान V होता है, तो Q और इस V को यहां पर V की वैल्यू रख देंगे, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा व्यंजक, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं C इक्वल टू, देखिए Q आपका ऐसे ही रहेगा, V के स्थान पर हम इसको रख देंगे क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, C इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर का गुणा होगा सबसे नीचे से, तो आपका हो जाएगा Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा क्यू डी, तो ये हो जाएगा क्यू डी, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे से होगा, क्यू डी और क्यू के नीचे एक है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्यू डी बचेगा, ठीक है। यहां से कुछ नहीं करना है, क्यू से क्यू कैंसिल कर देना है, तो हमारा आ जाएगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अभी तो हमने परावैद्युतांक के लिया था, अब मान लीजिए जो आपका संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, वो निर्वात या वायु में हो, तो निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए हम के की वैल्यू कितनी रखते हैं, के की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। आप लोग यहां पर फैरड रख दीजिएगा अंदर, फैरड धारिता का मात्रक फैरड, ठीक है। तो यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ए क्या है, ए है दोनों प्लेटों के बीच जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आप कह सकते हैं समांतर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजक, प्रूफ हो चुका है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, उसी की तरह लगभग है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच। तो देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहां पर भी संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, देखिए दोनों प्लेटें हैं। अब यहां पर क्या किया गया है, दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, ठीक है, उसमें हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, ठीक है, जिसकी मोटाई T है, और यहां पर X और Y प्लेट के बीच की दूरी D है। अब क्या करते हैं, हमने Y प्लेट को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया है, यहां पर देखिए पृथ्वी, ठीक है, इससे मैंने जोड़ दिया, तो आप लिखिए पहले सबसे, ठीक है। माना कि एक्स व वायु समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, देखिए एक्स और वायु जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी d है, देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी, जिसका परावैद्युतांक k है तथा मोटाई t है, देखिए यहां पर इसके बीच मैंने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, जैसे कांच की पट्टी भी आप रख सकते हैं, जिसकी मोटाई t है और इसका परावैद्युतांक कितना है, k है, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस टी होगी, यानी कि प्लेटों के बीच जो वायु में दूरी होगी, जो ये आपका खाली है, ठीक है, इसमें जो दूरी होगी वो कितनी होगी, d माइनस टी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो हमें पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इस पार्टिकुलर एरिया में कितना आवेश है वही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब देखिए प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसके बीच जो वायु है ये जो है, ठीक है, इतना खाली है, देखिए परावैद्युत पदार्थ ये है और यहाँ पर खाली है जो कि वायु से भरा, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसको हम ई नॉट से डिनोट कर देते हैं क्योंकि वायु है, ठीक है। तो ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने प्रूफ करवाया था आपको, गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग था, ठीक है, वो मैंने उसमें बताया था आपको। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए कर देंगे जैसे मैंने अभी किया था, तो ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ जाएगा ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान
ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि परावैद्युत पट्टी में, ठीक है, जो परावैद्युत पट्टी है आपकी बीच में जो मैंने रखा है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं E, क्योंकि अभी हमने माना था E नॉट, किसके लिए, वायु के लिए। ठीक है, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम मान लेते हैं E। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे यहां पर आया E नॉट इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निर्वात या वायु के लिए निकाला क्योंकि वहां पर K नहीं रहेगा। अब यहां पर परावैद्युत पट्टी जो है उसका परावैद्युतांक K है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें परावैद्युत पट्टी का हम निकाल रहे हैं, तो परावैद्युत पट्टी के लिए हम परावैद्युतांक K का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E नॉट, देखिए प्लेटों के बीच लिखिए थोड़ा सा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E नॉट, जो मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट। ठीक है, दूरी कितनी होगी, D माइनस टी, जो वायु में दूरी होगी वो कितनी होगी, D माइनस टी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि जो यहां पर चित्र में मैंने आपको बताया था जो खाली स्थान है, ठीक है, जैसे चित्र में समझिए, ये जो आपका वायु में दूरी है वो D माइनस टी होगी, क्योंकि इस यक्ष और वायु के बीच की दूरी D है, इस परावैद्युत पट्टी की दूरी T है, तो जो आपका वायु में बच रहा है वो कितनी होगी, D माइनस टी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है कि दूरी D माइनस टी में है। ठीक है, देखिए E नॉट हमने निर्वात या वायु के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था E नॉट, तो इसकी दूरी कितनी होगी, D माइनस टी निर्वात या वायु में, तथा वैद्युत क्षेत्र E दूरी T में है, E दूरी T में है, T में है। T का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखी निकाली परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें हमने लिखा E इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये परावैद्युत पट्टी की मोटाई कितनी है, देखिए यहां पर T है इसकी मोटाई, तो यहां पर हमने दूरी T लिखी है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला सिर्फ आपको लगाना है, वो क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू लगाना है E नॉट इंटू D माइनस टी, यानी कि जो आपका वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको और उसकी दूरी जो है D माइनस टी उसको गुणा कर देना है, प्लस जो आपकी परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, उसकी दूरी T से गुणा कर देना है। बस इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे V इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए E नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी इससे पहले, देखिए यहां पर मैंने निकाला था प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने निकाला था E नॉट इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिखेंगे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू D माइनस टी, ये आपका प्लस हो जाएगा। इस E की वैल्यू कितनी है, देखिए परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिखेंगे Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। V इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बचेगा क्या, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस ये T अपान के, ठीक है, T अपान के, ये आपका बच गया। ठीक है, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें V हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता जो हमें निकालना था। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता, ठीक है, तो संधारित्र की धारिता का हमें फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, Q अपान V। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए Q ऐसे ही रहने देंगे और V के स्थान पर इस वैल्यू को रख देंगे, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रेकर में लिखेंगे D माइनस टी प्लस T अपान के। ठीक है, ये हमने लिख दिया, समझ में आ रहा है। देखिए V के स्थान पर मैंने V की वैल्यू रख दी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा C इक्वल टू, देखिए
ये हो जाएगा क्यू अपान क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्यू के नीचे एक है, सबसे ऊपर का सबसे नीचे से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, ये आपका बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, तो ये नीचे बच जाएगा, तो लिख देंगे डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है। ये आपका बच गया, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के फैराड, ठीक है। और यही हमारी आ जाएगी क्या, हमारा जो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उसका व्यंजक आ गया, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी क्या है, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो आपकी संधारित्र की दोनों प्लेटें थी, टी क्या है, टी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई यानी कि उसकी दूरी, और प्लस टी अपान के, ठीक है। तो के है आपका परावैद्युतांक। तो ये आपका जो है डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है, हमने निकाल लिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसके जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो उसका व्यंजक, ठीक है। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आ तो एक बार आपको पुनः देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है कि संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। जैसे आपने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा होगा, उसके फॉर्मूले को समझा होगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो संधारित्र जो है इसको हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, यानी कि संधारित्र को जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। दोनों हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे और इसका जो व्यंजक है उसको निकालेंगे ताकि आगे चलकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन संधारित्र का, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि इन सीरीज, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र, देखिए यहां पर संधारित्र का जो श्रेणी क्रम है, जैसे ये देखिए श्रेणी क्रम का मतलब इस प्रकार से एक सीरीज में हमने संधारित्र को जोड़ रखा है, ठीक है। एक संधारित्र आपका ये है, देखिए ग्रीन वाला संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और ये एक संधारित्र आपका इसमें जो है एक ये प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ठीक है। ऐसे ऐसे दो दो प्लेटें हैं एक एक संधारित्र में, देखिए एक ये और एक ये आपका पहला संधारित्र हो गया, दूसरा आपका ये है C2, तीसरा आपका है C3, ठीक है। तो इसमें तीन संधारित्र हमने ले रखे हैं, सबसे पहला है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3, जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। अब देखिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ा है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने जोड़ा है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम वही लिखेंगे, देखिए इनका विभव क्या है, पहले संधारित्र का विभव V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है और पूरे संधारित्र का विभव V है। तो यहां पर हमने लिखा है वही कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट A को विद्युत स्रोत से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और इस प्रकार जोड़ने के बाद अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को B पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको बताया गया है, इसको हम मान लेते हैं A, ठीक है। देखिए यहां पर A माना गया है, ठीक है। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट A को हम क्या करते हैं, एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ा है, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ रखा है, और तीसरे संधारित्र की प्लेट दूसरी प्लेट को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां पर आपको चित्र में समझ में आ चुका होगा, ऐसे ही आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें आवेश जो है एक समान रहेगा लेकिन जो विभवांतर है वो अलग अलग रहेगा। अब चलिए देखते हैं इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसका जो व्यंजक है उसको प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, ठीक है।
जैसे यहां पर देखिए संधारित्र, 3 संधारित्र हमने लिए हैं C1 C2 C3। तो पहले प्लेट की संधारित्र के बीच विभवांतर जो B1 है उसका फार्मूला हमें लगाना है, फिर दूसरे संधारित्र B2 का फार्मूला, तीसरे B3 का फार्मूला, फिर हमें क्या करना है, धारिता का फार्मूला लगाकर इस श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता को निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं V1। अब क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू होता है क्या होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV। तो देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C। ठीक है, धारिता का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही यहां पर हमें अप्लाई करना है। V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान C1, Q अपान C1। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा, तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो ये आपने आवेश जो है प्लस Q और जो आपका धारिता है C1 इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसका अनुपात। ऐसे दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे तो लिखेंगे दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे V2। तो V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान C2। C1 हमने माना था पहले संधारित्र के लिए, C2 हम मानेंगे दूसरे संधारित्र के लिए। ठीक है, ऐसे तीसरे संधारित्र का मान लेते हैं, तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं V3। तो V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर हम निकाल लेंगे। यानी कि जो चित्र में आप समझिए, जो आपका बिंदु A है और बिंदु B है, इनके बीच हम कुल विभवांतर V को निकाल लेते हैं। तो V को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, V1 V2 और V3 तीनों के विभव को जोड़ देना है। ठीक है, हमारा ऑटोमेटिक निकल आएगा क्या, संधारित्र की धारिता यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर, बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर। ठीक है, तो कुल विभवांतर कितना होगा, तो यहां पर आपको मैंने बताया V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है Q अपान C। तो V के स्थान पर Q अपान C रख देंगे। V1 के स्थान पर क्या है, Q अपान C1 है, तो Q अपान C1 कर देंगे, प्लस V2 के स्थान पर है Q अपान C2, तो C2 रख देंगे, प्लस Q अपान C3 है V3 की वैल्यू। ठीक है, अभी हमने निकाला है। बस अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए Q अपान C हम ऐसे ही रहने देंगे, इधर हम Q को कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में Q है, तो Q कॉमन हो गया। ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब Q से Q कैंसिल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, बस हमारा आ गया फॉर्मूला, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला 1 अपान C इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, बस यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था संधारित्रों का ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब मान लीजिए कि जो संधारित्र है इनकी संख्या n है, यानी कि 4 है 5 है, तो वैसे ही आप 1 अपान C4 1 अपान C5 भी कर सकते हैं। तो माना संधारित्रों की संख्या n है तो ठीक है, तो यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 और प्लस जितना ज्यादा आप लोग ले जाएंगे 1 अपान n तक। ठीक है, जितना संधारित्र आपके पास है वो आप लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा
श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। V1 V2 V3 हमें लिखना है, फिर आपको संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ए व बी के बीच कुल विभवांतर आपका निकल आएगा। फिर आपको संधारित्र की धारिता यहाँ पर Q/C रख देना है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, डॉट डॉट 1/N, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जहां C है संधारित्र की कुल धारिता, C1 है पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता, C3 तीसरे संधारित्र की धारिता। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा क्रम है समांतर क्रम संयोजन। चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए अब आता है हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये भी लगभग दूसरी तरह है, आपको समझना है। सिर्फ देखिए यहां पर क्या है, हमने संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है। देखिए यहां पर जो संधारित्र है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए C1 C2 और C3। तो यहां पर आपको क्या समझना है, देखिए इस प्रकार के संयोग में, ठीक है ऊपर मैंने लिखा है, देखिए इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से, देखिए C1 C2 और C3 सभी संधारित्र की पहली प्लेट को हमने एक बिंदु ए से जोड़ दिया है। ठीक है, तथा दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। इस दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया है जो कि पृथ्वी से कनेक्टेड है। अब इस चित्र में देखिए तीन संधारित्र हैं, C1 C2 और C3, जिनकी धारिताएं C1 और C2 और C3 है। ठीक है, और बिंदु ए व बी के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए ए व बी के बीच समांतर क्रम में है। अब देखिए आपको करना क्या, यहां पर विभव जो है सभी का समान होगा V, यहां पर जो आपका Q है, ठीक है यहां पर आपको देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, Q1 Q2, तो यहां पर क्या है, विभव आपका समान होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है, पहले उसको समझिए। इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्र को पहली प्लेट को एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। इस चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 हैं, बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम निकालते हैं फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, तो लगभग उसी तरह है, आपको समझना है। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, क्योंकि विभव जो है एक सभी का समान है, तो हम यहां पर आवेश निकालेंगे। तो पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, तो आवेश Q इक्वल टू CB होता है, सभी को पता है। तो यहां पर क्या होगा, Q1 इक्वल टू हम लिखेंगे C1 इंटू V। ठीक है, Q इक्वल टू CB होता है। तो हमें पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश निकालना है, तो पहले संधारित्र के लिए हम आवेश को Q1 मान लेते हैं, तो Q1 इक्वल टू C1B। ऐसे दूसरे संधारित्र पर निकाल लेते हैं, दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q2, दूसरे संधारित्र के लिए Q2, तो Q2 इक्वल टू आपका हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक है, ऐसे तीसरे संधारित्र पर हम निकाल लेंगे, तो तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश ठीक है, इसको हम मान लेते हैं Q3 इक्वल टू आपका हो जाएगा C3V। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र पर उत्पन्न कुल आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, संधारित्र पर उत्पन्न कुल आवेश, तो देखिए कुल आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू, देखिए Q1 Q2 और Q3 तीनों को जोड़ देना है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q इक्वल टू होता है CV, तो यहां पर हम लिख देंगे CV। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, C1B, तो हम लिख देंगे C1B। Q2 की वैल्यू कितनी है, C2V, तो C2V लिख देंगे। और Q3 की वैल्यू है C3V, तो C3V लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, CV ऐसे ही रहने देना है, यहां पर V कॉमन है, V सब में समान है, तो V को कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए क्या करेंगे, V से V कैंसिल कर देंगे, फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही हो जाएगा हमारा समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, संधारित्रों में के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर भी मान लीजिए माना संधारित्रों की संख्या n है।
माना संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या n है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस करके आप जितना भी संधारित्र है उसको आप जोड़ सकते हैं और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिए। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एंड भंजक विभवांतर को कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। इसका आपको डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, आपको समझना है क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है जिसकी सहायता से आप इसे याद कर सके। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए वह अधिकतम क्षेत्र जिससे वो पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। डेफिनेशन आपको याद करना होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए भंजक विभवांतर क्या है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है वो भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपको समझना होगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बीच में बता दिया। देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखिए संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर क्या हो प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगे वो हो क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ये भी फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आज ही याद रखिए। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, ये सब बचे कुछ टॉपिक्स हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम यू से डिनोट करेंगे। यू इक्वल टू होता है 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी, क्यू स्क्वायर अपान सी जूल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला होगा स्थितिज ऊर्जा का, जहां क्यू है आपका आवेश, सी है धारिता और यू है स्थितिज ऊर्जा। और आपको पता है कि क्यू इक्वल टू होता है, चूंकि क्यू इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को किसी दूसरे तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो C के पदों में हम कैसे इसको V के पदों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू के स्थान पर C कर देंगे। तो क्यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर इंटू यानी कि CV का होल स्क्वायर, CV का होल स्क्वायर अपान C। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान सी। ठीक है, अब देखिए सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये आपका बचेगा यू इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। अगर क्यू के पदों में आपका न्यूमेरिकल आया तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, नहीं तो इस फॉर्मूले को। ठीक है, जहां सी है धारिता, क्यू है आपका आवेश। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है जो कि है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ऊर्जा घनत्व को। यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका यू का, यानी कि ऊर्जा घनत्व का। अब आप लोग कहेंगे यहां पर यू क्या है, यू है ऊर्जा घनत्व, के है आपका परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिख देता हूं यू क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है और ई क्या है। ठीक है, यहां पर आप लोग नोट रखिएगा, यू है आपका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और के आपका है परावैद्युतांक, के आपका क्या है, परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता।
ठीक है। ई क्या है? ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भी लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा आपका ऊर्जा घनत्व का। तो ये आपका था सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लास्ट टॉपिक। पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। यहीं पर आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसको नोट्स किया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप लोगों ने लर्न किया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, फुल चैप्टर इन वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।